नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडुकेरियर में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। और फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कक्षा 8 की क्लास 8 की जो बुक है SST की हमारे अतीत, उस हमारे अतीत की बातों पर हम विचार कर रहे हैं। हमारे अतीत का जो सिलेबस है उस पर हम फिलहाल विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे अतीत पुस्तक दी हुई है उसमें जीके से रिलेटेड काफ़ी सारा पोर्शन है। और वो ख़ास तौर से हमारे अतीत जो पुस्तक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है, यानी राजस्थान या भारत का इतिहास जो है उसके विषय में उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। और उन्हीं को क्लियर करने के लिए हम लोग अपने चैनल पर आते हैं। मैं आपके सामने हिस्ट्री के कुछ वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ लगातार पिछले कुछ दिनों से, और इसी क्रम में हमने लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर भी लिए हैं। आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो है जब जनता बगावत करती है 1857। और उसके बाद यानी हमने शुरुआत के जो 4 चैप्टर हैं उन शुरुआत के 4 चैप्टर्स में हमने ये देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ सरकार यहाँ पर आई केवल व्यापार के उद्देश्य से। उसके बाद वो शासन में भी शामिल होने लग गई, ग्रामीण शासन में शामिल होने लग गई। और उसके बाद आदिवासी वगैरह के विषय में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया, उन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और ये सारी जो घटनाएं घटी उसका परिणाम निकल कर के आया सन 1857 की क्रांति। और उसके बाद का भाग कि भारत में 1857 की क्रांति के बाद में किस तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिले। तो ये जो 1857 की क्रांति है उसके बाद का वर्णन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, आज की अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल पर अगर नए हैं, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। क्योंकि शुरुआत से जैसा मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हम इसी तरह से नंबर 1 बन सकते हैं। फ़िलहाल मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब अपनी जगह पर है, मैं अपना उद्देश्य जो है उसको पूरा कर ही दूंगा, क्योंकि 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस हमारे अतीत की जो बुक है भाग फर्स्ट, उसका हम लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ये शुरुआत में ही जैसा चित्र दिखाया गया है जिसमें युद्ध का कुछ दृश्य नज़र आ रहा है और ब्रैकेट में यहाँ साइड में लिखा हुआ भी गया है चित्र 1 सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। यानी जो 1857 की क्रांति फैली शुरुआत में वो कहाँ फैली? सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और इसमें सब लोग शामिल शुरुआत में नहीं थे। शुरुआत में इसमें शामिल कौन हुए? सिपाही और किसान। क्योंकि किसानों की ज़मीन छीनी गई, उनको नए तरीके से खेती करने के लिए कहा गया, उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहा गया। इस तरह से उन पर रैयतवारी, महलवारी व्यवस्थाएं लागू करके जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है उसके आधार पर उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, या उनका जो पैतृक एक कामकाज करने का तरीका था उसमें हस्तक्षेप किया गया। और उसके बाद जो आदिवासियों के विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उस आदिवासियों के समूह पर भी इन्होंने इसी तरह से हस्तक्षेप किया कि उनसे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ये काम करवाने लगे, खेती वगैरह करवाने लगे। तो ये जो 1857 का विद्रोह है ये सबसे पहले उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फैला। नीतियाँ और लोग, यानी ये जो 1857 की क्रांति शुरू हुई, प्रारंभ हुई, उसमें नीतियाँ क्या थी और लोग कौन थे? तो पिछले अध्याय में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे, इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, ज़मींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाहियाँ जनता के हित में नहीं होती या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। यानी जो जो चीज़ें नुकसान देने वाली थीं उनमें, या जो जो चीज़ें जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थी, भले ही अंग्रेज़ों ने रैयतवारी, महलवारी व्यवस्था जो लागू की थी वो कुछ प्लस पॉइंट सोच करके ही की होगी, लेकिन जनता का भला उसमें नहीं हुआ, इसीलिए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। और ऐसे में उन्होंने
उस विरोध को जन्म दिया। उन्होंने विरोध करना शुरू किया नवाबों की छिनती सत्ता सबसे पहले, कि वो जो एक हस्तगत नीति या किसी साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाने की जो नीति उन्होंने लागू की थी, उसके तहत नवाबों की सत्ता छीनती जा रही थी। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि अब पेंशन पर लोगों को रखा जाने लगा था, नवाबों को पेंशन पर रखा जाने लगा था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, जो कि अंग्रेज सरकार के अधिकारी होते थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, यानी वे शुरुआत में केवल व्यापार के उद्देश्य से जब आए तो उन्होंने हमारे नवाबों को, राजाओं को बहला फुसला करके उनकी सत्ता हासिल कर ली। और जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थानीय शासकों को भी बहुत सारे नीति नियमों को मानने का हुक्म दे दिया गया। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके को एक एक करके छीन लिया गया। यानी हमारे जो नवाब राजा वगैरह थे, उनके अधिकार क्षेत्र में जितने भी इलाके आते थे, उनसे प्राप्त होने वाली राजस्व वसूली का अधिकार भी उनसे छीनता गया। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की कि उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए आप इस तरह के नियमों को बदल दें। लेकिन जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। गोद निषेध प्रथा के तहत जैसा राजा मानने से इनकार कर दिया था अंग्रेज सरकार ने, तो राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनकी पिता जो पेंशन पाते थे वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। उनकी श्रेष्ठता या अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। यानी कंपनी तब ये सोचने लगी थी कि ये सारे जो भारतीय हिंदुस्तानी राजा हैं, शासक हैं, नवाब हैं, इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है और हम चाहें जैसा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो निवेदन किया कि जैसे झांसी की रानी ने कहा कि उनका शासन उन्हीं के पास रहने दिया जाए, वो गोद लेने को तैयार है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने क्या कहा कि उनके पिता की पेंशन नाना साहब को मिलती रहे, लेकिन इसके लिए भी अंग्रेज सरकार ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। यानी अवध एक ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में जाने वाली अंतिम रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। यानी लगभग 55 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक तरह से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। यानी इन्होंने ये एक गली निकाली, रास्ता निकाला कि अगर अवध उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, अगर उस पर उनका अधिकार नहीं हो पा रहा है, तो वे शासन सही ढंग से नहीं चलने का बहाना बना करके, आरोप लगा करके उस सत्ता को अपने अधिग्रहण में ले सकते हैं। और ऐसा उन्होंने किया भी। इसके बाद कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली कि जब अंग्रेज सरकार हमारे यहाँ पर आई, ब्रिटिश सरकार जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी जब हमारे यहाँ पर आई केवल व्यापार के उद्देश्य से, उस वक्त हमारे यहाँ मुगलों का शासन था। तो तब से लगा करके लगभग 1855-56 तक मुगलों का ही शासन हमारे यहाँ पर रहा। भले ही अंग्रेज सरकार के आने के बाद या ब्रिटिश कंपनी के हमारे यहाँ शासन में शामिल हो जाने के बाद मुग़ल जो थे उनको पेंशन पर रखा गया, लेकिन नाम मात्र के लिए तो मुग़ल थे ही, वास्तविक जो कामकाज था वो कंपनी कर ही रही थी। तो ऐसे में अब कंपनी क्या चाहती थी कि मुग़लों का शासन बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और जैसा कि आप आगे अभी देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें बहादुर शाह जफ़र जो द्वितीय हैं उनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं गुमनामी में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को
बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि आने वाले टाइम पर जब मुग़ल बादशाह नहीं रहेंगे और उनकी संतानें केवल राजकुमार मानी जाएंगी, तो ऐसे में कंपनी सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेगी और एक राजकुमार को न के बराबर शासक मानते हुए कंपनी सारे काम अपने हिसाब से करने लग जाएगी। ये चीज़, ये विषय या ये बात कंपनी ने सोची ताकि उनका अधिकार और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए, उनका जो नियंत्रण है वो भारत पर और ज़्यादा बन जाए। गाँव में किसान और सिपाही के विषय में कि किसान और सिपाही से क्यों मिले, इस 1857 की क्रांति में शामिल क्यों हुए, तो गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्जा लिया हुआ नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों की पुरानी जो ज़मीनें थी वो उनके हाथ से निकल जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा ही नियम लागू किया था कि जो भी ज़मींदार वगैरह होंगे या जो महाजन होंगे वे इन किसानों को ज़मीन पर बुआई करने के लिए उधार देंगे। और उधार किसान क्यों लेगा, क्योंकि कंपनी ने निर्धारित कर दिया था कि इतना राजस्व या इतना लगान एक किसान को सालाना देना ही होगा, भले ही उपज हो या ना हो। तो ऐसे में अगर किसी कंडीशन की वजह से मान लो उपज पैदा नहीं हुई तो किसान क्या करेगा, अपना जो लगान है वो तो चुकाएगा ही, और अगली फसल बोने के लिए वो क्या करेगा, इन महाजनों से कर्जा लेगा, जो कि कभी चूकता ही नहीं था। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अपने वेतन भत्तों, सेवा शर्तों के कारण वे लोग परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जैसे हिंदुओं के लिए कह दिया कि आप तिलक नहीं लगाएंगे, मुस्लिमों के लिए कह दिया कि आप दाढ़ी नहीं रखेंगे। इस तरह के जो नियम थे वो अंग्रेज़ सरकार ने इन कंपनी में काम करने वाले या कंपनी के नीचे काम करने वाले सिपाहियों और अधिकारियों के लिए लागू कर दिए। तो ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाएं या आस्थाएं जो है वो आहत होने लगी, उन पर चोट पहुंचने लगी। तब ये लोग अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ़ खड़े हो गए। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, और अंग्रेज़ सरकार जो थी वो ज़बरदस्ती भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ शासन में या यूरोप में भेजती थी। उन्हें समुद्र पार भेजा जाता था। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि बर्मा जिन सैनिकों को भेजा जा रहा था वे सैनिक अब भी जाने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में 1856 में कंपनी ने एक नया नियम बनाया, कानून बनाया, और इस कानून में क्या कहा कि इस कानून से साफ हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और ऐसा नियम लागू होने के बाद या तो कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ करके चला जाए, और अगर कंपनी में उसे नौकरी करनी है तो उसे इन निर्देशों को मानना होगा। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। यानी कुछ किसान ऐसे थे जो खुद कर्ज तले दबे हुए थे, तो वे तो विरोध करेंगे ही करेंगे, और कुछ सिपाही ऐसे थे जो खुद कर्ज तले नहीं थे, उनके साथ वाले कोई कर्ज तले दब गए थे जिसका प्रभाव उन पर भी पड़ा या जिसके बारे में उनको जानकारियाँ मिलने लगी। और कुछ किसान या कुछ सिपाही ऐसे भी थे जिनके परिवार में कोई ऐसा किसान था जिस पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा था, और ऐसे में किसान और सिपाही दोनों मिलकर के अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ़ हो गए। क्योंकि किसान और सिपाही जो हैं वो किसान और सिपाही कौन लोग थे, ये वही लोग थे जिन पर अंग्रेज़ सरकार अपनी ज़बरदस्ती नियम लागू करती जा रही थी। सुधारों पर प्रतिक्रिया, क्योंकि हम कई जगह पर ऐसा पढ़ते हैं, बार बार देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ सरकार ने हमारे यहाँ पर कई सुधार भी किए। तो उन सुधारों पर अब इनकी प्रतिक्रिया क्या आई कि अंग्रेज़ सरकार ने जैसे मान लो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू की थी, वो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो हालांकि उन्होंने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए लागू की थी, लेकिन उससे नील की खेती करवा करके उनका भी इनकम सोर्स बढ़ाया जा रहा था, या फसल जो है उसमें एक नयापन लाने की कोशिश की जा रही थी। दवाओं का, खाद बीज का प्रयोग करके
भूमि की उर्वरता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में उन सुधारों की प्रतिक्रिया क्या हुई, इन सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा, उसका रिजल्ट क्या सामने आया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। यानी कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर सामाजिक या धार्मिक नीति नियम थे जिनकी वजह से हमें पिछड़ा हुआ माना जाता था, जिनकी वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा था। और उसी में से एक सती प्रथा और विधवा विवाह जो है उसके विषय पर अंग्रेज़ों ने कानून बनाए। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया कि आप अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा ग्रहण करिए, उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा सोचना जो था वो काफ़ी हद तक ठीक भी था, सही भी था, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ सरकार थी इन्होंने ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देने के लिए और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही ऐसा नियम लागू किया था ताकि लोग अपनी संपत्ति की ओर आकर्षित होकर के ईसाई धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों तो यहाँ जो बात कही गई है कि दूसरी तरफ ऐसे किसान या ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। इसके बारे में एक छोटा सा जिक्र कर देता हूँ। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ये ऐसे लोग हैं जो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो ये लोग वे व्यक्ति थे जो हमारे सामाजिक ढर्रे में बदलाव चाहते थे, क्योंकि हम काफ़ी सारी कुरीतियों और धार्मिक आडंबरों के शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से हम इतने सालों बाद भी पिछड़े हुए माने जाते थे जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। यानी अंग्रेज़ सरकार ने इतने सारे नीति नियम लागू कर दिए, अंग्रेज़ सरकार ने इतने सारे बदलाव किए, उन्होंने हमारे सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उन पर भी प्रहार किया, या फिर हमारे जो रीति रिवाज हैं उन पर कुठाराघात करने की भी कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद वास्तव में अंग्रेज़ सरकार के प्रति जनता का नज़रिया कैसा था, आम लोग क्या चाहते थे। जैसे हिंदू जो सैनिक थे उनका नज़रिया कुछ और था, मुस्लिम सैनिकों का नज़रिया कुछ और था, अंग्रेज़ जो अधिकारी वगैरह थे उनमें हिंदुओं का नज़रिया कुछ और था। लेकिन जिस जनता के लिए काम किया जा रहा था वो जनता इस विषय में क्या चाहती थी, क्या बोलती थी। तो यहाँ 84 नियमों की सूची, इसके विषय में एक स्रोत 1 और 2 के बारे में जो कहा गया ऊपर, उसके विषय में पढ़ लेते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकल रहे थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। यानी जनता की नज़र से अगर देखा जाए तो सिपाही, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा ना कि सिपाही भी इन अंग्रेज़ सरकार के नीति नियमों से या उनके द्वारा ईसाई मिशनरियों को लागू करना, इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे। तो इसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया कि विष्णु भट्ट जब अपने घर से निकल रहे थे तो रास्ते में कुछ सैनिकों ने उन्हें इस चीज़ के बारे में बता भी दिया था, आगाह भी किया था कि क्रांति जैसी कोई घटना घटने वाली है। अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो सारी भारी उथल पुथल मच जाएगी।
यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो बात बताई गई है वो सब यही है कि किस प्रकार अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ सैनिकों में भी खासा विद्रोह था या विद्रोह की आग छलक रही थी। फिर स्रोत 2, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई कि जो 1857 की क्रांति शुरू की गई, उस 1857 की क्रांति की लहर जो है वो धीरे धीरे हर टुकड़ी में फैल गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था, लेकिन फिर भी उसने अपनी वफ़ादारी दिखाते हुए, क्योंकि उसने 48 साल तक अंग्रेज़ों की नौकरी की थी, तो ऐसे में उसने वफ़ादारी दिखाते हुए अपने बेटे की मौत के बावजूद साथ किसका दिया? अंग्रेज़ों का साथ दिया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसने उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अपने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सिपाही शब्द सिपाही के लिए प्रयोग किया जाता था, के नाम से प्रकाशित किया गया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें सीताराम ने लिखा है कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया, क्योंकि अवध जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक अंग्रेज़ों की सेना में आते थे और वहीं के खिलाफ या उसी जगह के बारे में अंग्रेज़ों ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि यहाँ का शासन सही ढंग से नहीं चल रहा, इसलिए अंग्रेज़ इसका अधिग्रहण कर रहे हैं और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेजा गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने भारत बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। बहादुर शाह जफ़र, उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है, यानी वो अंग्रेज़ सरकार का विद्रोह करने की हिम्मत रखती है। ये चित्र 3, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये शेष यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर पढ़ने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, केवल इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार जो अंग्रेज़ सेना थी या अंग्रेज़ों में जो भारतीय सैनिक थे, उनको इन लोगों ने उकसाया कि वे 1857 के विद्रोह में भाग लें और अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियम वगैरह लागू किए जा रहे हैं, जिनमें बदलाव के लिए अंग्रेज़ सरकार तैयार नहीं है, उसके लिए अंग्रेज़ सरकार को सुनाया जाए, बताया जाए, तैयार किया जाए कि उन्हें इन नियमों में बदलाव करना ही चाहिए। अन्यथा जो भारतीय जनता है, वो भारतीय जनता जो इतने सालों से शांत थी, लगभग 100 सालों से, वो भारतीय जनता इस अंग्रेज़ी शासन को उखाड़ फेंकेगी और ऐसा विद्रोह भी हो सकता है। इस तरह की चेतावनी एक तरह से देने के लिए इन्होंने इस विद्रोह को हवा दी। इसके लिए अंग्रेज़ सिपाहियों को, अंग्रेज़ी कंपनी में शामिल सिपाहियों को उकसाया। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। इसी अगले बिंदु में सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी को शुभकामनाएं कि आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। और अंत में एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए एक छोटी सी विनती, एक निवेदन आप सभी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।